एक क्वेश्चन कर लें। हाँ जी। बहुत कम आ रहा है क्या? फैन बंद कर दो फिर। घर भैया, साउंड बढ़ सकता है क्या? हल्का सा साउंड तेज कर दो। हल्का सा साउंड इंक्रीज करना है, साउंड नहीं बढ़ाना है थोड़ा सा। हाँ इसका। हेलो हेलो, अब सही है क्या? सही है सही है। इसको करो क्वेश्चन को। हाँ, 2401 किससे? टू से नहीं है तो क्या हुआ? हाँ हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 आ रहे हैं। और किसी का आंसर दिखाओ, कोई कर भी रहा है फैक्टर इसके। 5 आ रहा है। बिल्कुल सही है। हो रहा है सर फैक्टर्स। यस सर बोल रहा है, दिखा कहाँ पे गए हैं। आ जाओ आ जाओ। और सर कर रहे हो? नंबर ऑफ फैक्टर्स 5। आ गया ना आंसर? देखो इसको करते हैं। 2401 7, फिर से 7, फिर से 7। तो इसके जो फैक्टर्स हैं 2401 7 रेज टू पावर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, पावर में मुझे +1 करना होता है ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 5 हो गए। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 2401 की पावर 2.5। सम बताओ अब। है ना, तो ये हो जाएगी 7 की पावर 5 -1/6। क्लियर है कि नहीं आ रहा समझ में? देखो कैसे लिखते हैं, देखो सम करना होता है ना। तो क्या था, जो फैक्टर्स थे 2401 के, वो 7 रेज टू पावर 4 है, ठीक है ना। सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी पावर में +1 करते हैं, नंबर में से -1, और नीचे भी यही लिखते हैं 7 - 1, लेकिन पावर्स नहीं लेनी है इस बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 रेज टू पावर 5 -1/6, ऐसे करके, ठीक है। हाँ जी। क्या फैक्ट?
फैक्टर्स कैसे करने हैं? फैक्टर ये तो देखो आप कैसे डिसाइड करोगे, या क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं ना, हाँ क्या? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आप क्या करते हो, देखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या है कि मैंने कोई नंबर दिया हुआ है ना n, उसको लिखो और उसकी पावर पता कितना लिखना होता है, n/2। और ये मेरा n पता क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स है। आप फर्स्ट स्टेप में निकाल रहे हो ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 है, तो क्या नंबर क्या था मेरा, 2401। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 है अपॉन 2, यही तो लिखा हुआ है 2401 पावर 2 पॉइंट। क्लियर है? और कोई किसी का डाउट? हाँ जी, इसी फॉर्म में रख के आप छोड़ दो, ठीक है ना। और जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास है ना, उस टाइम मैं बता दूंगा कि क्या करना है आंसर लाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है कि ऐसा ही आपको दिख रहा हो, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो इसलिए। नेक्स्ट चले। अब देखो मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताने हैं, है ना। तो हर नंबर में ऑड फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है शायद सिर्फ इवन ही हो, ठीक है ना। तो देखो 6 में हो सकता है क्या ऑड फैक्टर्स, 1 2 3 6। देखो एक ऑड फैक्टर है ना, दो ऑड फैक्टर है ना। 12 की अगर मैं लिखूं तो कैसे, 1 2 3 4 6, एक दो, इसमें भी दो हैं। अब देखो निकालते कैसे हैं, देखो क्या करना है, 6 के मुझे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, वो 2 × 3 है ना। यहाँ पे भी लिख लो 12 के प्राइम फैक्टर्स, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × ठीक है ना। मुझे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करो कि ये जो इवन नंबर है इसको भूल जाओ, है ना। आपको सिर्फ 3 दिख रहा है, 3 पे कितना पावर है, 1 में 1 आप जोड़ दो तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स क्या होगा, 3 की पावर कितनी है 1, उसमें मैंने 1 प्लस किया तो देखो 2 आ रहा है। और यहाँ पे भी देखो दो ही थे, 1 और 3, ठीक है। इस पे आ जाओ, ये तो इवन के लिए है ना, 2 × 2। मुझे सिर्फ कौन से प्राइम नंबर्स देखने हैं जो ऑड प्राइम है ना। तो इसमें क्या है, 3 है, 3 पे भी पावर कितना है, 1 में +1 करेंगे तो आंसर 2। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यहाँ पे जो आएंगे वो 2 आएंगे। देखो 1 और 3 दो ही थे ऐसे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मैं दूं, इसके निकालो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। हाँ जी, क्या हुआ, हाँ जी, हाँ हाँ वही करना है जैसे अभी तक हम कर रहे थे कि इसकी भी पावर में +1 किया, मल्टीप्लाइड जो दूसरे पे पावर है उसमें +1 किया, है ना। तो सारी जो पावर्स है उनमें 1 प्लस करो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते, ऐसे ही करते थे ना। तो बस वो भूल जाना है जहाँ पे 2 की पावर है, बस वो वाला टर्म निकाल दो, बाकी सब पुराना ही है। 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, दो आंसर हो गए। 3 क्यों होंगे,
3 की पावर कितनी है, 1 है ना, उसमें 1 जोड़ना है यानी कि 2, तो आंसर 2 ही है। और ऊपर देखो एक तो 1 ऑड फैक्टर है और 3, दो ही ऑड है, बाकी देखो 2 4 6 12 वो तो इवन है। मुझे बताने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताने हैं। 9 5 6 तीन आंसर आ गए, 3 भी आ गया, बस अब 9। 9 काफी लोग बोल रहे हैं, शायद 9 सही होगा। इसके फैक्टर्स कैसे लिखे, ऐसे लिख सकता हूं 36 इंटू 100, ये कितना होता है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, है ना। ये हो गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। इसके टोटल फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, टोटल फैक्टर्स कितने हैं देखो, 45 सही है। करना क्या है, टोटल फैक्टर्स बताने हैं ना। 4 में +1 करो 5, 2 में +1 करूंगा 3, ये भी 3 है, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 टोटल। अब मुझे बताने हैं नंबर ऑफ ऑड, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। वो देखो ऑड, ऑड, इसको तो भूल जाना है ना इवन वाले को। तो देखो इसकी पावर में +1 करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2 + 1, 5 पे भी है ना, तो 9 आंसर सही है। सही है ना। जिनका गलत आ रहा था उन्होंने देख लिया ना क्या मिस्टेक करी है, क्या हुआ। देखो क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है ना, तो उसमें ये करते हैं कि ये तो इवन फैक्टर है ना 2⁴, तो इसको नहीं काउंट करना है, ठीक है ना। बाकी देखो ये 3 भी ऑड है 5 भी ऑड है, तो इनकी पावर देखनी है, पावर कितनी है, इसकी भी 2 है इसकी भी 2 है, तो पावर में +1 करो, यही तो करते आ रहे हैं शुरुआत से, तो यहाँ पे भी +1 करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। किसी को कोई आइडिया इसके बारे में, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे। देखो क्या है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ चुके हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आ चुके हैं, तो टोटल में से मैं ऑड फैक्टर्स को माइनस कर दूंगा तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स इज इक्वल टू टोटल फैक्टर्स, है ना, टोटल फैक्टर्स माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। पच्चीस 21 16, इसके करो, इसमें ना सारी चीजें निकाल लेना, ठीक है। नंबर 1 पे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी टोटल होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा सम ऑफ फैक्टर्स, तीसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, चौथा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, 5 नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स।
हाँ जी, 5 आ रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर 6। सारे ही बता दो, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ पहले, नंबर ऑफ फैक्टर हैं। 9 आ रहे हैं। चार चौक 16, 23। हैं 5 to 9, 23 से करो, देखो हो रहा है। आप लोगों को स्क्वायर से याद है? स्क्वायर्स नहीं है? हैं? ये 46 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना? हाँ, वो 23 का स्क्वायर है। 23, हाँ वो 23 का स्क्वायर है। नंबर ऑफ फैक्टर्स 9। 9 आ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो ये कुछ ऐसा है, यही आ रहे हैं ना फैक्टर्स, ठीक है ना? पावर में +1, यहाँ पे भी +1, तो 3 इंटू 3 9। ठीक है, प्रोडक्ट बताओ अब। प्रोडक्ट तो बता सकते हो ना ओरली। 2 1 1 6 रेज टू पावर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, और इवन कितने हो जाएंगे? अब सम भी बता दो फिर। देखो सम कुछ ऐसा लिखेंगे ना, 2 रेज टू पावर 3 -1, 23 रेज टू पावर 3 -1 अपॉन 2 -1, 23 -1। ठीक है, अब और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? हाँ, आंसर इसी फॉर्म में। मैंने डीपीपी की बोला था, किसी ने करी है सॉल्व? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, इक्वलिट डिवीजन लेमा है, सिलेबस में नहीं आ रहा ना? मैंने आपको पढ़ाया है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पढ़ाए हैं ना? कुछ भी नहीं कराया है उससे रिलेटेड? उस इक्वलिट डिवीजन लेमा का आपकी डीपीपी में तो क्वेश्चन है। हाँ, उसी पे है। मैंने इक्वलिट डिवीजन लेमा का कुछ भी नहीं कराया ना इस क्लास में?
हाँ ये सिलेबस में नहीं है, पर आप ना यहाँ पे बोर्ड सिलेबस ही थोड़ा ना पढ़ना आते हो, हाँ थोड़ा सा फाउंडेशन होना चाहिए ना। आईआईटी के लिए कौन तैयारी कर रहा है? आईआईटी, बाकी नीट, या सिर्फ फाउंडेशन पढ़ने का मन है ना? कुछ आईआईटी सोच के आए हैं और बाकी नीट है ना, दो ही तो चीज़ें चलती हैं ज़्यादातर स्कूल लाइफ में। कुछ का ऐसा होगा कि जो एनडीए साइड जाना चाह रहे होंगे। डिफेंस फोर्सेस में कौन कौन इंटरेस्टेड है? डिफेंस, एनडीए, चलो देखो इसको। अच्छा ये बताओ मुझे, ये तो पढ़ाई होगा। है ना? तो ये लेमा भी है, बिल्कुल यही है और कुछ है ही नहीं, बस लैंग्वेज अलग लिखी होगी। क्या है कि हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, ए बी, है ना? तो मैं ऐसे दो यूनिक इंटीजर्स ढूंढ सकता हूं सच दैट फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी there always exist unique numbers q r such that a equal to bq plus r where r is greater than, रिमाइंडर हमें जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा लेस देन होता है किससे? बी से। ये है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, बेसिकली जो हम बचपन से पढ़ रहे होते वही है, बस क्या है कि लैंग्वेज कुछ और है। ठीक है ना? तो इसका जनरल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं, है ना? दो तीन क्वेश्चन करेंगे, है ना? आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें पता क्या है? ऑड, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि ऑड इंटीजर्स होते हैं ना, वो हमेशा 2q प्लस 1 फॉर्म के होते हैं, है ना? तो इसका मतलब पहले समझो क्या है। 2q प्लस 1 कुछ आएगा यहाँ पे नंबर, ठीक है ना? तो इसको देख के एक चीज लगती है, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ ऐसे करके बी क्यू प्लस आर ऐसे करूँगा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नंबर में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा क्वोशेंट q आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1, है ना? तो जो भी आप कभी भी देखो ये कि ऑड इंटीजर आपने लिया 2 से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर हमेशा कितना बच रहा होता है ना? तो वही है कि जब भी आप कोई भी इंटीजर लेंगे, इवन होगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, और जब ऑड होगा तो 2q प्लस 1 फॉर्म का आ रहा होगा, यानी कि 1 रिमाइंडर आ रहा होगा। ठीक है ना? तो आप कोई भी नंबर है अब लिख रहे हैं, हम कैसे जनरलाइज करेंगे इसको? मैं ये कह रहा हूं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? और मैं b को है ना शुरुआत में ही 2 ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं ये समझो, क्योंकि मुझे ना अभी जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो इवन और ऑड से मतलब है। इवन और ऑड डिसाइड करने के लिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड ही करके तो देखते हैं हम हमेशा, इवन ऑड डिसाइड करने के लिए, है ना?
तो देखो ये ए नंबर है ना, वो कैसे लिखा जाएगा, ए जो मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव नंबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2q प्लस आर लिख सकता हूँ। आर की क्या क्या वैल्यू होगी, 0 हो सकती है या 1 ही हो सकती है ना। तो ये जो ए नंबर है ना, वो लिखा हुआ है 2q प्लस 0, यानी कि मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2q प्लस 1, है ना। तो देखो इसमें, देखो ध्यान से, इसमें तो बिना किसी बाउंडेशन के मैं टू से डिवाइड करूं तो वो तो हो ही जाएगा ना, क्यू चाहे कुछ भी हो। 2 मुझे दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर भी है ना। तो जहाँ पे भी हमें कॉमन 2 दिख जाता है कि किसी नंबर से निकल आए 2, तो वो क्या हो जाता है, ठीक है ना। और ये चाहे कुछ भी हो, मुझे पता है, क्या मैं यहाँ पे कोई नंबर बड़ा लिख सकता था 2 से, है ना। पर ये कंफर्म है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है ना। तो इसलिए ऑड इंटीजर जब भी आप लिखेंगे ऑड इंटीजर, तो वो 2q प्लस 1 फॉर्म का होगा, ठीक है ना। ऑप्शंस में ऐसा दिखेगा आपको कि ऑड इंटीजर है। आपको ये पता है मैंने a इक्वल टू ये लिखा है 2q प्लस आर, ये सारे इंटीजर्स लिखे हुए हैं, है ना, सारे ही लिखे हुए हैं। उसमें से मुझे डिसाइड करना है। इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है आपके इसमें बुक में, वो देखो। दो नंबर्स हैं x और y, ये क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं। क्या है, तो मुझे ये बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये इवन है, लेकिन पता क्या है कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो प्रोसीड कैसे करेंगे। ये तो पहली ही लाइन में इसने बोल दिया कि एक्स और वाई क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं। क्या मैं एक्स को ये लिख सकता हूं, ऑड इंटीजर है ना एक्स, और ऑड इंटीजर की शकल कुछ ऐसी होती है 2q प्लस 1 जैसी, है ना। दूसरा y है, y इक्वल टू 2p प्लस 1 लिख सकता हूँ। अलग अलग नंबर्स है ना दोनों, है ना, सेम सेम नहीं है ना। तो देखो अब क्या करना, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है। तो देखो 2q प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोलो, 4q प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा 4p प्लस, ठीक है। अब देखो इसको अरेंज करते हैं, बस जरा सा अरेंज करना है इसको। 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2, ठीक है ना। मुझे ये बताओ क्या इन सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा होगा 2q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, ठीक है ना। ये कुछ होगा, लेकिन क्या मुझे इतना बताओ, सिर्फ 2 कॉमन आ गया ना, है ना, कुछ होगा, ये सॉल्व करके कुछ नंबर आ जाएगा। वो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कुछ m आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। पर मुझे ये चीज़ कंफर्म है कि 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इवन नंबर होगा हमेशा। आप कोई से भी वैसे सोचना चाहो तो सोच सकते हो कि आप ऑड इंटीजर्स लो। सपोज करो x को मैं 1 ले रहा हूँ, स्क्वायर कर दिया, y को 3 ले रहा हूँ, स्क्वायर करो, तो कितना आ जाएगा 10, हमेशा इवन ही आएगा। आप कोई से भी नंबर सोच के देख लो, है ना। प्रूफ ये है ऐसे करके हम कि पर्टिकुलर नंबर्स ना लें, उसके बाद भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, 2 कॉमन चाहिए था, वो 2 आ गया। लेकिन अब पता क्या है, ऐसा भी तो लग सकता है कि यहाँ से तो चलो ठीक है कि 2 कॉमन आ गया, हो सकता है कि अंदर भी एक 2 का फैक्टर बन जाए और ये 4 से डिवाइड हो जाता हो, है ना। ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, आप क्या करो कि मुझे क्या चाहिए था, 4 से डिवाइड करना है ना, 4 से, देखो, है ना। तो 4 यहाँ से मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा q स्क्वायर प्लस q प्लस पी स्क्वायर प्लस पी
टू से तो कुछ कॉमन आया नहीं, मैंने उसको वो अलग लिख दिया है ना। क्या आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 4m+2 टाइप का है? और इसको जब मैं इससे कंपेयर करूंगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी नंबर को 4 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा रिमाइंडर 2 बच रहा है। और जब रिमाइंडर 2 बचेगा इसका मतलब 4 से डिवाइड थोड़ा है कम्प्लीटली। मुझे यही बताना था कि इवन नंबर तो है लेकिन 4 से डिवाइड होने वाला इवन नंबर नहीं है ये x² + y²। आप इसको भी देख सकते थे, ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 4 से होगा क्या? आप कोई सा भी पेयर लेके देख लो, 3 5 लो, सही है ना? कुछ गलत लिखा गया मैंने? 34 हो गया ना? 2 से होगा, 4 से नहीं होगा, ठीक है। क्लियर था ना ये? एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराएं या डीपीपी का क्वेश्चन डिस्कस करें? एक और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। इसमें जो आपके में दे रखा वो देखता हूँ। 2q+1 है, प्रूव दैट एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म। प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q+2 लिखा हुआ है और 5q+3 यही लिखा हुआ है ना। तो आप क्या करो, कोई भी इंटीजर्स है उसके स्क्वायर करो, ठीक है ना। तो वो इस फॉर्म के नहीं आएंगे। इस फॉर्म का मतलब पता क्या है? इस फॉर्म का मतलब ये है कि जिस इंटीजर का मैंने स्क्वायर किया, जो आया होगा स्क्वायर, उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा ना। सारे इंटीजर्स के स्क्वायर लिख लो आप। जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो ना रिमाइंडर कभी 2 बचेगा, ना रिमाइंडर कभी 3 बचेगा, है ना। आप लिख के देखना चाहो तो देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनका स्क्वायर लिखो। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ठीक है। अब आप ना इन सारे नंबर्स को 5 से डिवाइड करके देखो, देखो रिमाइंडर क्या क्या बचता है। इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसको करूंगा तो 5 से डिवाइड कर रहा हूं सारे नंबर्स को, रिमाइंडर 4। इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1। इसको डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0। इसको करूंगा 1। इसको करूंगा 4। इसको करूंगा तो 4। इसको करूंगा तो 1। इसको करूंगा 0। देखो रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं? 1 4 0 आ रहे हैं, लेकिन 2 और 3 नहीं आ रहे हैं। अब सारे इंटीजर्स लिख लो, सारे इंटीजर उनके स्क्वायर करके जब भी आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कभी 2 नहीं बचेगा। इसका मतलब तो यही है कि 5 से जब मैं डिवाइड करूंगा उसको तो रिमाइंडर 2 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा। हम्म, हाँ वैसा ही सा करेंगे, पर एक्चुअली क्या है कि ये 5q+2 और 5q+3 है ना, ये मुझे एक आइडिया दे देता है कि मैं b की वैल्यू है वो 5 लूंगा, क्योंकि जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ ना तो उन सारे नंबर्स को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो 2q वाली फॉर्म नहीं ले सकता, ले सकता हूँ, वो भी ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो ये फॉर्म होगी उसमें क्या होगा, ऐसा कुछ होगा 2q+समथिंग, है ना, और 2q+1, ऐसे कुछ फॉर्म्स होंगी, ठीक है ना। अब देखो इनका स्क्वायर्स देख लो। इससे मैं जब डिवाइड करूंगा 2 से तो कितना आ रहा होगा? रिमाइंडर 1। इसको करूंगा तो 0,
इसको करूँगा तो 1, इसको करूँगा 0 1 0 1 0, है ना। तो जब मैं स्क्वायर करूँगा तो फॉर्म्स कुछ ऐसी ही आ रही होंगी, 2q प्लस 1। सारे इंटीजर्स की फॉर्म कैसी आएंगी, 2q प्लस 1। लेकिन अभी मैं 5 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ना, तो ये वाली फॉर्म्स नहीं आएंगी। तो फॉर्म्स आएंगी कौन सी, वो ये होंगी, 5q आएगी, 5q प्लस 1 आएगी, 5q प्लस 4 आएगी। ये फॉर्म्स तो आएंगी, पर ये दो फॉर्म्स नहीं आएंगी। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, मैंने कोई नंबर लिया ए, है ना, इसको मैंने क्या लिखा, 5q प्लस r लिखा। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 1 2 3 4, है ना। 5 से रिमाइंडर छोटा रहता है ना, 0 से बड़ा। तो रिमाइंडर्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 1 2 3 4, यही होंगी। ठीक है, तो मैं a को क्या क्या लिखूंगा, a को मैं लिख रहा हूँ 5q प्लस 0, a को लिख रहा हूँ 5q प्लस 1, a को लिख रहा हूँ 5q प्लस, a को लिख रहा हूँ 5q प्लस, और ये लास्ट में a इक्वल टू 5q प्लस। ये सारे इंटीजर्स लिखे हुए हैं, सारे इंटीजर्स, है ना। आप जीरो करो ना q को, q भी तो एक इंटीजर है। ये 0 हो गया, वो 1 हो गया, वो 2 हो गया, वो 3 4, ऐसे। या फिर q की वैल्यू 1 पुट करोगे, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8, सारे इंटीजर्स लिखे हुए हैं ये, है ना। सारे इंटीजर्स लिखे हुए हैं। तो मुझे करना क्या है, अब इनके स्क्वायर्स करने हैं। तो देखो a का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25, q स्क्वायर हो गया। मुझे किससे, 5 से डिवाइड करना था ना। शकल कैसी चाहिए, 5 समथिंग लेटर प्लस r, ऐसी शकल चाहिए ना इसकी। तो देखो क्या है, मैं 5 तो कॉमन ले ही सकता हूँ ना इससे। तो ये हो गया 5q स्क्वायर। मुझे 5 से डिवाइड करना था, तो इसलिए मैंने क्या किया कि 5 को मैंने कॉमन ले लिया, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कुछ सॉल्व करने के बाद कोई नंबर आ रहा होगा जिसको मैं क्या ले रहा हूँ, m ले रहा हूँ, ठीक है ना। वेयर m इज इक्वल टू, वेयर m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो या तो हो सकता है कि 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, प्लस में कुछ आया नहीं ना यहाँ पे, है ना। इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड होगा स्क्वायर 5 से। ठीक है, अब ये दूसरा वाला देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1। अब देखो 5 में कहाँ कहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से देखो, ठीक है ना। 5 में कॉमन लूंगा तो 5 लिया है, ये 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखो 5 के साथ मल्टीप्लाई में ये पूरा टर्म है, ये सॉल्व करके मैं ये कह रहा हूँ कि m आ रहा होगा कुछ प्लस 1 है, वेयर m इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हो। तो ये देखो क्या है कि मैं जब 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बच रहा होगा। एक तो रिमाइंडर 0 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा होगा। अब आ जाओ a इक्वल टू 5q प्लस 2 पे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25q स्क्वायर 20q प्लस 4, है ना। तो यहाँ से भी देखो सिर्फ 5 यहाँ से कॉमन आएगा, 5q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। ठीक है, ये सॉल्व करके कुछ आएगा 5m प्लस, है ना। तो देखो मैंने कर तो क्या रहा था कि 5q प्लस 2 का स्क्वायर कर रहा था, स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो फॉर्म बची हुई है 5q प्लस 3 को देखते हैं, है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। a इक्वल टू 5q प्लस 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 25q स्क्वायर प्लस 30q। अब बताओ क्या करना है, इसको देख के आइडिया लगाओ। हाँ जी, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना, देखो
इसको ध्यान से देखना, क्या मैंने किया कि मैंने 5 कॉमन लिया है, इसमें से तो 5 आ जाता, 9 बचता, लेकिन मैं प्लस अगर 9 लिखता तो रिमाइंडर 5 से बड़ा होगा क्या? आप समझ रहे हो ना? तो मैं क्या करूंगा कि इस 9 को मैं एक लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? 5 + 4 लिख सकता हूं क्या? है ना? मैं 5 + 4 लिखूंगा ना, तो अब यहां से भी मैं 5 को कॉमन ले सकता हूं, इतना है ना? तो मैं 5 जब कॉमन लूंगा तो आएगा 5q² + 6q, ये 5 कॉमन आ गया तो 1, और बचा क्या है? +4, 4 तो रिमाइंडर चल जाएगा ना। तो ये क्या लिखा हुआ है? 5m + 4 लिखा हुआ है, रिमाइंडर इस बार भी 4 ही आ रहा है ना? रिमाइंडर क्या क्या आया? 0 आया, 1 आया, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, अब ये लास्ट बचा हुआ है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 25q² 40q + 16। तो अब इस बार 16 को मैं क्या लिखूं? 15 + 1 ना, क्योंकि मुझे 5 का फैक्टर है ना, वो कॉमन चाहिए ना। तो मैंने इसको 16 को लिखा हुआ है 15 + 1। अब देखो यहाँ से कॉमन लो, 5 कॉमन आ जाएगा ना, 5q² + 8q + 3, ब्रैकेट लगाने के बाद +1, ये जो बचा हुआ है ना? तो देखो ये सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा 5m + 1। अब देखो रिमाइंडर इस बार 1 है ना? 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर है ना, कभी 2 और 3 नहीं आएगा। तो इसीलिए वो क्वेश्चन ये था कि आप किसी भी इंटीजर का जब स्क्वायर करेंगे तो उसकी फॉर्म 5q + 2 और 5q + 3 की फॉर्म नहीं आने वाली, ठीक है ना? ये डिवीजन लेमा का यूज है। थोड़ा बहुत समझ में आया कि बिल्कुल बाउंस गया है ये? है ना? बेसिकली मुझे क्या बताना है कि नंबर्स दिख जाता है कि रिमाइंडर बचना चाहिए, है ना? आपके डीपीपी में एक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है बिल्कुल। किसी के पास डीपीपी? जिसके पास है वो देखे, क्वेश्चन नंबर 2 देख ले। लेकिन इसको ना, जैसे हमने इतना बड़ा किया हुआ है ना, ऐसे नहीं करना इसको। जब आप ऑप्शनल पेपर कर रहे हो तो ऐसे करने का कोई मतलब है क्या? नहीं ना। देखो ये क्वेश्चन ये है, क्यूब ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, उसका क्यूब करेंगे तो उनकी फॉर्म्स ये हो सकती हैं। पहला ऑप्शन लिख रखा है कि 9m, 9m + 1, 9m + 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्यूब्स मैंने लिखे हैं उनको मैं 9 से डिवाइड करूंगा, तो 9m का मतलब हो गया, तो रिमाइंडर आ रहा होगा 0। 9m + 1 का मतलब क्या होगा? रिमाइंडर आ रहा होगा 1। 9m + 8 का मतलब क्या होगा? रिमाइंडर कितना आ रहा होगा? 8 आ रहा होगा ना। अब देखो इसमें से क्या है कि ऑप्शन सारे ही लिखता हूं मैं, ठीक है? ऑप्शंस देखो काटने कैसे होते हैं। ए लिख रखा है 9m, 9m + 1, और ये लिख रखा है 9m + 8। बी ऑप्शन क्या है? 9m, ठीक है? सी 9m + 1, 9m + 2, 9m + 5। डी ऑप्शन 9m + 4, 9m + 6, 9m + 8, ठीक है? इसको अब सब्जेक्टिव अप्रोच करने का कोई मतलब है ही नहीं, क्यों 15 मिनट लगाना है ना? तो देखो क्या करो, आप क्या करो, कुछ नंबर्स के क्यूब्स लिख लो, ठीक है ना? क्यूब लिख रहा हूं मैं, हाँ जी। ये 9m + 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलो देखते हैं, है ना? देखो मैं कुछ क्यूब्स लिख रहा हूं, हाँ क्या? हाँ ए हो जाएगा। देखो क्यूब्स लिख के देख रहा हूं मैं, 2-3 नंबर्स के, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? इनके क्यूब्स, इसका 1, इसका, इसका, इसका 125, 216, 7 का 343, 8 का
512 है ना, 9 का 729, 10 का 1000 है ना, 11 का 1331 है ना, 12 का 1728। ठीक है, अब देखो इनको मैं सारों को नंबर 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर ऑब्वियसली यहाँ तो 1 ही बचेगा। ठीक है ना, अब देखो 1 इसमें है अवेलेबल, इसमें तो 1 है ही नहीं अवेलेबल, ये ऑप्शन तो पहले ही काट दो क्योंकि मुझे बार बार देखना ना पड़े, है ना। अब देखो इसमें भी 1 नहीं है, ये भी कट गया, इसमें 1 है, अब सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं, है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं, तो इसको जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, इसमें अवेलेबल है 3 ऑप्शन, तो वैसे ही उड़ गए, अब कुछ करके देखना ही नहीं था। ये ऑप्शनल पेपर को सॉल्व करने का तरीका है, या तो आपको आंसर बिल्कुल परफेक्टली पता हो या फिर आप क्या करो एक एक करके ऑप्शन उड़ा दो। हाँ जी, देखो करना क्या था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये था क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म्स दे रखी हैं, है ना। तो ये बोला था आप किसी भी नंबर का क्यूब करोगे तो इन फॉर्म्स का आएगा। इन फॉर्म्स का मतलब ये है, 9m का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 0 बच रहा होगा जब मैं उसको 9 से डिवाइड करूंगा। 9m प्लस 1 का मतलब ये है कि 9 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बच रहा होगा, और इसका मतलब ये है कि जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 8 आ रहा होगा। आप सारे नंबर्स लिख लो और 9 से जब डिवाइड करोगे तो 0, 1 और 8 के अलावा कोई और रिमाइंडर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ यही 3 रिमाइंडर आ रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो आप क्या करो, शुरुआत के कुछ नंबर्स लिख लो, है ना, सारे नंबर थोड़ा ना लिखने हैं। करना क्या कि मुझे ऑप्शंस जितने कट रहे हो उतने ऑप्शंस पहले काट दो जो गलत ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। लास्ट में एक ही बचा था, चेक करने की तो जरूरत भी नहीं थी। सही है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन भी है ना डिवीजन लेमा पे ही है। ये बोल रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, वो सॉरी ऑप्शंस दे रखे हैं, a 6, b 8, c 12, d 36। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव n, है ना, तो n कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो मेरी मर्जी मैं कुछ भी लूँ, है ना, पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, 1 ही लिख के देख रहा हूँ, है ना। लेकिन जब मैं 1 रखूंगा तो 0 आ रहा है, वो तो सबसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये भी देखो क्वेश्चन में लिख रखा ऑलवेज, वर्ड यूज कर रखा है ना ऑलवेज, ये बोला कि हमेशा डिवाइड होगा उस चीज से, तो ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 2 लिया तो 2 का क्यूब माइनस 2 किया तो ये हो गया 8 माइनस 2, तो वो आ गया 6। ये बोला ऐसा नंबर जिससे हमेशा डिवाइड हो रहा हो, तो 3 ऑप्शन तो ये इसी बार उड़ गए, है ना। कोई और बड़ा नंबर रखने की जरूरत ही नहीं थी। सपोज करो कि मैं n इक्वल टू क्या रखता, 3 रखता, है ना। आप n इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 माइनस 3 27 माइनस 3 24, है ना। तो 6 से तो हमेशा डिवाइड हो रहा होगा हर नंबर। क्या मैंने n इक्वल टू 2 लिया था तब ये बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा था, लेकिन जैसे बड़े नंबर लेते जाओगे ना आप तो सबसे डिवाइड होते रहेंगे। लेकिन ये बोला कि हमेशा सही है, हमेशा सही, तो n इक्वल टू 2 के लिए तो बाकी ऑप्शन सही नहीं है ना। n इक्वल टू 3 के लिए ये ऑप्शन भी सही हो गया, है ना। मैं शायद n इक्वल टू 4 लूँ तो शायद हो सकता है चौथा भी ऑप्शन सही हो जाए, लेकिन वो हमेशा सही थोड़ा ना है। जब मैं n इक्वल टू 2 लूंगा तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो ये सारे गलत हैं, एक आंसर सही है 6, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन किया हुआ है, कैसे किया, शायद क्लास 9th का कंसेप्ट है ना ये। हाँ जी, हाँ जी, तो पहले आप क्या करोगे, इसको 3 एक फैक्टर आ रहा है ऊपर नीचे उससे, है ना। फिर उसके बाद आप जब देखेंगे तो नीचे शायद आएगा 500, और 500 है वो 2 और 5 की पावर्स हैं सिर्फ,
जब पावर में, जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स में कुछ होगा, या तो अकेला 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो नंबर कैसा आएगा, है ना? तो नंबर कैसा आता है, टर्मिनेटिंग आता है ना। है ना, टर्मिनेटिंग आता है ना। तो देखो नंबर है क्या, 93/3 से 3 जा 9, 3 1 जा, और ये देखो 500 में देखो क्या आता है, 2 की पावर 2 आ रहा है और 5 की पावर कितना आ रहा है, 153। सही लिखा है क्या मैंने? हाँ जी। क्या? 3 की पावर नहीं, 3 की पावर नहीं, यही देखना है। अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कोई भी पावर हो, इनके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो ये नंबर कैसा हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखना, बताने की जरूरत नहीं है ना। फिफ्थ, फिफ्थ का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है फिफ्थ का। तो कर लेते हैं फिर इसको। बिल्कुल सही है, वैसे ही होगा, पर मेरे अकॉर्डिंग शायद आंसर 1 तो नहीं होना चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, √9, ठीक है। फिर प्लस लिखा हुआ 1/√8 प्लस √7। 2 आएगा, सही है ना। तो अब बताने की जरूरत है क्या इसको, हो गया ना, या बताऊं? देखो क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर सकता हूं ना मैं। तो देखो रैशनलाइज करना, देखो ऐसे करते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, रैशनलाइज में रैशनल आ रहा है ना, तो क्या होता है, किसी भी नंबर को रैशनल बनाने को ही हम बोलते हैं रैशनलाइज, ठीक है ना। अभी डिनोमिनेटर है वो क्या है, रैशनल है ना, तो इसको रैशनल बनाते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं। तो क्या करना होता है, इसमें a+b की फॉर्म जैसा लिखा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर हो जाए तो रूट हट जाता है ना, स्क्वायर करते हैं। तो मुझे एक आइडिया होता है ब्रेन में कि a+b लिखा हुआ, अगर मैं a-b करूँगा तो बेसिकली a का स्क्वायर आ जाएगा और b का स्क्वायर आ जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा ना। यही आइडिया हम यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, √9 माइनस √8 अपॉन में √9 माइनस √8। ऊपर कितना आ जाएगा, √9 माइनस √8, और नीचे 9 - 8। बेसिकली वो तो 1 ही है, तो ये लिखा हुआ है √9 माइनस √8, है ना। तो ऐसे ही सारे नंबर्स को लिखते जाओ। इस नंबर को मैंने लिख दिया √9 माइनस √8। ये क्या लिखा हुआ है, √8 माइनस √7। ऐसे ही यहाँ पे लिखा होगा √7 माइनस √6। ऐसे करके ये √2 माइनस 1। अब देखो कैंसिल कैसे हो रहा है, पहला यहाँ पे बच रहा है, ये तो कैंसिल हो रहा है, सारे कैंसिल होते चले जाएंगे। लास्ट में अगर वहां पे फर्स्ट बच रहा है तो यहाँ पे लास्ट बच रहा होगा। अगर सेकंड बच रहा होता ना, तो इधर सेकंड लास्ट बच रहा होता, ठीक है ना। तो बचा क्या क्या हुआ है, √9 माइनस 1। √9 क्या होता है, -1 इक्वल टू
ये शायद NTSC का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हार्ड थोड़ा है, बस पता क्या है, आपने ना जितना सब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। क्वेश्चंस तो बड़ा एक एक मिनट के ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और आप जब भी क्वेश्चन करेंगे ना कुछ पैटर्न होगा, सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, बस आपको क्या करना है, उस पैटर्न को पकड़ना है। ठीक है ना। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं इसमें ओलंपियाड में भी, जो कई बार टीचर से भी सॉल्व नहीं होते हैं। क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वो टीचर जानता नहीं है, क्या है कि जो ट्रिक होती है ना वो टीचर नहीं पकड़ पाता है। क्वेश्चन नंबर 6, DPP यार करके आओ सारे लोग, है ना, मजा नहीं आएगा। और मैं अब एक चीज करने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि नोट्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी जगह नोट्स लिखे हुए हैं ना, बार बार लिख के टाइम वेस्ट क्यों करना। तो मैं सोच रहा था आप नोट्स ना लिखो, मुझे लगता है लिखवाने ही पड़ेंगे, और कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं अगली बार से सच में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा ना, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 या 10 बच्चे नहीं चाहिए जो जवाब दें, मुझे एटलीस्ट आधी क्लास तो हो जो जवाब दे, और पूरी भी हो सकती है, मेहनत करो ना। घर पे जाके जो इंसान सेल्फ स्टडी करेगा ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट करो डेली, फिर आप अपने आप में डिफरेंस देखोगे, मात्र 6 महीने में, है ना, 6 मंथ्स में आप देखेंगे बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा आप में। सेल्फ स्टडी ही चेंज करती है। जो भी इंटेलिजेंट होते हैं ना, जिनकी रैंक 1 आ रही होती है, 2 आ रही होती है, 3 आ रही होती है, वो उनको टीचर पढ़ा के थोड़ा ना कर देता है कि उनकी रैंक 1 आ रही, 2 आ रही है। वो सारे बच्चे वो होते हैं जो खुद से पढ़ते हैं, टीचर ने किसी को आज तक नहीं दिलाई होती है। बच्चा क्या करे, जिद पे अड़ जाए, और मैं सोचूं कि मैं रैंक 1 दिला के रहूँगा, क्या मैं उसको कुछ समझा सकता हूँ क्या? नहीं ना, बच्चे के अंदर होता है। और मैं तो हमेशा मानता हूँ सारे ही बच्चे टीचर से तो तेज होते हैं। अब आप डिसाइड कर लो, आपको तेज बन के रहना है या फिर मुझसे भी, कम से कम मेरे बराबर ही हो जाओ, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये लिखा हुआ है A = B = और लिखा हुआ है C = AZ, है ना। तो मुझे वैल्यू बतानी है XYZ की। ठीक है, तो एक आइडिया तो पक्का लग ही जाता होगा इसको देख के, कि आप चाहो कि x की वैल्यू अलग निकालें, y की वैल्यू अलग निकालें, z की वैल्यू अलग निकालें, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि तो XYZ 3 तो ये हैं, और ABC 3 और हैं, 6 हो गए। 6 इक्वेशन तो चाहिए थी मुझे, है ना। तो बस वही है कि कोई ट्रिक लग रही होगी, उससे मुझे XYZ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो क्या किया हुआ है, ये C है, C की वैल्यू क्या लिखी हुई है, A⁻Z लिखी हुई है। तो इसको ना, ये C है, इसमें डालो। B = क्या हो जाएगा, C की जगह पे मैं लिखूंगा A⁻Z⁴ यही है ना। तो इसको क्या लिखते हैं, A⁻M⁴n, इसको यही लिखते हैं ना, A⁻M⁴n, यही लिखते हैं ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, A⁻YZ, ये हो गया। ये B की वैल्यू आ गई। अब देखो जो B की वैल्यू ये आई है, इसको उठा के यहाँ डालो, ठीक है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, A = आ जाएगा A⁻ क्या है, YZ है, और उसकी पावर कितनी है, x है। तो ये हो जाएगा A⁻XYZ। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना, सॉरी A के बराबर है ना। तो जब हम कंपेयर करेंगे, इधर बेस A है, इधर भी बेस A है, यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो पावर भी तो हम कंपेयर कर देते हैं। तो XYZ यहाँ से क्या निकल के आ गया, सही है। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बताना है क्या।
आज तो मैं पूरे मतलब करा रहा हूँ, है ना। अगली बार से प्लीज आप करके आना, वरना क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है। ये 7th क्वेश्चन मैंने शायद कल किसी को बताया है। बताया था? पूरी क्लास में बताया था या आपको ही सिर्फ? ये क्वेश्चन कल क्लास में बताया था क्या मैंने? नहीं। अच्छा, इसको देखो, इसको कैसे करना है। ठीक है, कर किस किस ने लिया है ये? एक और कोई? दो, तीन, चार, पाँच, छ। ये नंबर बढ़ना चाहिए यार धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? इसको करेंगे ये हो जाएगा n-1/n, है ना। तो देखो अब कट कैसे रहे हैं, देखो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे कट रहा होगा, है ना। तो आंसर कितना है यहाँ? 1n आंसर है। क्या? इसके आगे ये नंबर होगा ना 5/6, इसके आगे कितना होगा 6/7, ऐसे करके नंबर्स है ना, तो ये कटते हुए जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इस फैशन में। हाँ, क्या? वहां पे ये बताओ, सॉल्व करने के बाद कुछ माइनस करके मैंने लिखा हुआ है क्या? एक नंबर ही तो लिखा है। तो ये n कुछ नंबर होगा, उसमें से -1 करूंगा तो एक ही नंबर होगा ना पूरा। तो ये n-1 पूरा नंबर है एक, जैसे वहां पे लिखा हुआ है ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ है ना। तो ये एक नंबर है, वो पूरा नंबर कटेगा। सही है। और इसको, इसका दूसरा एक और क्वेश्चन बनाना चाहें तो प्लस प्लस, अब कितना आंसर आ रहा होगा? आंसर बताओ इसका। हुँ? किसका पहले का? मुझे पहले का नहीं पूछना, मुझे पूरा आंसर बताना है। ये तो छोटी छोटी क्लासेस के भी बता देंगे कि 1+1/2 3/2 होता है। मैंने एडिशन थोड़ा ना कराना है वो आपसे। है, एक आंसर आ चुका है, बाकी बोलो। n+1/2 आ रहा है। n+1/2 आंसर ये है इसका, है ना। कैसे करोगे देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? 3/2। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? है ना, ये भी प्लस हो रहा है तो ये हो जाएगा n+1/n। अब देखो कटना कैसे फैशन में है, देखो। अब इस बार ऐसे कट रहे हैं नंबर्स, ऐसे काटते हुए जाएंगे। तो ये देखो इस बार नीचे वाला नंबर कटेगा, ऊपर वाला बचेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? n+1, और उधर देखो 2 नहीं कटा था ना किसी से, तो अपॉन 2। इस डीपीपी में जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है वो 8 और 9 नंबर है। जिसने भी किए होंगे उसको पता लग गया होगा कि 8 क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है और 9। टाइम हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ उसके बाद, ठीक है।
देखो ये क्वेश्चन है ना, एक तो फैक्चुअल है। फैक्चुअल का मतलब ये है कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए √11 और √3 की, है ना। दूसरी वैल्यू आपको √12 की पता होनी चाहिए। आप लिखो तो वो पॉइंट में कुछ आती है। आप अप्रोक्सीमेट मान के भी नहीं कर सकते, हो सकता है कि ये वाली वैल्यू बहुत पास पास हो, तो फ़र्क करना मुश्किल पड़ जाएगा ना। तो इसलिए पता क्या करो, इस क्वेश्चन को फिर वैल्यू नहीं पता फिर भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कर लो आप। 11 + 3 + 2√33 आ जाएगा ना। तो ये हो गया 14 + 2√33, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आएगा, 12 + 2 + 2√24, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो कितना आएगा, 17 + 3 - 2√51, ठीक है ना। तो ये देखो ये भी आ रहा है 14 + 2√24, है ना। तो देखो यहाँ पे भी ये मौजूद है, यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे बिल्कुल नंबर सेम है। बस ये डिसाइड करने वाला है ना, यही तो डिसाइड करेगा। तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि √33 तो बड़ा आएगा ही इससे, ये तो कंफर्म हो गया है ना। ये चीज़ कंफर्म है कि मेरा ए बड़ा होगा बी से। नंबर सारे पॉजिटिव है ना। आप ऐसा मत सोचना कि सर a² बड़ा हुआ ना b² से, पर नंबर पॉजिटिव होते तो a भी बड़ा है b से, है ना। ये अब देखो इसको कैसे डिसाइड करेंगे। देखो ये क्या है कि 20 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 2√51, ठीक है ना। ये आपको कंफर्म लग रहा है कि ये 14 से बड़े आ रहे हैं, इतना कंफर्म है। 14 में मैं प्लस कर रहा हूँ समथिंग, कुछ भी आ रहा हो, वो भी देखो 14 + समथिंग है। इतना आइडिया क्लियर है कि ये 14 से बड़े होंगे, ठीक है ना। अब इसको देखो, मैंने क्या किया है, ये 20 है -2, इसका अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 7 होगा। तो देखो 20 - 14 किया तो ये कितना आ रहा है, समथिंग 6 आएगा ना। क्लियर हो गया ना, ये सबसे छोटा है तो बस सबसे बड़ा ये, उससे ये ऑप्शन आप चेक कर लेना, ठीक है ना। जब वैल्यूज मुझे ना पता हो तो ऐसे करके आप देख सकते हो, सही है। अगली बार करके आना यार, 1 2 3 जितना हो जाए करके आओ, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं वैसे अगर आप करोगे, ठीक है। करके आना, जितना टाइम लगेगा डिस्कस करने में, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस है ना अच्छे हैं। स्टॉप।